एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं आप लोगों के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 49 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों को जैसे कि मैंने 50% सिलेबस के बारे में पूरा गाइड किया था, 50% सिलेबस का पार्ट हमने डिस्कस किया था और उस 50% सिलेबस को फॉलो करते हुए हमने चैप्टर 4 के बाद चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जो कि अभी हमने प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया था। जस्ट आपको उसका नाम बताया था और आपको प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करवाना शुरू किए थे और वही कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा पिछले कॉन्सेप्ट एक तरह से रिवाइज़ करवाते हुए, पिछले लेक्चर का भी काम रिवाइज़ करवाते हुए आगे इसमें बढ़ेंगे हम। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये जो ज्योमेट्री का हम पार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, और ये लास्ट टाइम सारा डिस्कस हुआ था। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्ड्स में प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ज्योमेट्रिकल फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, पॉइंट्स उनसे रिलेटेड, फिगर के बारे में कॉन्सेप्ट आपको मिला। ये जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी थी ना ज्योमेट्री की, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो वही जूनियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट ही मैं पहले फ़िलहाल रिवाइज करवा रहा हूँ। उसमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने में सबसे पहले 3 अनडिफाइंड टर्म्स के बारे में हमने बात की थी। एक था पॉइंट। पॉइंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। एक लाइन है तो वो बेशुमार पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। एक ट्राइंगल है तो वो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। एक पैरेललोग्राम है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। एक सर्कल है, वो भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बनता है। तो पॉइंट किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का बिल्डिंग ब्लॉक है। इट हैज़ नो लेंथ, इट हैज़ नो विड्थ, इट हैज़ नो इवन डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। रादर वी कैन से इट हैज़ एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन के मुताबिक इसको हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमें गिवन कंडीशन होती है किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो पॉइंट किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का बिल्डिंग ब्लॉक था। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, हाँ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थी लाइन। ये भी एक अनडिफाइंड टर्म है। अ सेट ऑफ पॉइंट्स है, एक्सटेंडेबल फ्रॉम बोथ साइड्स है। तो जनरली एक कॉन्सेप्ट वाइज एक लाइन है, लेकिन लाइन का एक हिस्सा, अगर हम इसके हिस्सा कुछ काट लें, हिस्से को सेगमेंट ही तो हम कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट ये होता है, इसका कुछ हिस्सा समझ लें। तीसरी चीज थी रे। मेन कॉन्सेप्ट लाइन ही है, बाकी चीजें यूं समझ लें उसके डेरिवेटिव्स हैं, उसी में से डिराइव हुई हुई चीजें हैं। तो रे ये होती थी। फर्दर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जहां पर एरो नहीं होता उसे हम कहते थे एंड पॉइंट। मजीद हमने ये पढ़ा था अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसकी लेंथ किसी भी साइड से फिक्स नहीं है, इस साइड से भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इस साइड से भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यही वजह है लाइन की कोई लेंथ नहीं हम मेजर कर सकते, क्योंकि एक्सटेंडेबल फ्रॉम बोथ साइड्स है। उसके बाद उसका एक हिस्सा जिसको हम लाइन सेगमेंट का नाम दिया था, उसके किसी भी साइड पर एरो नहीं है,
तो इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, दोनों साइड इसकी एंड पॉइंट्स है। इसकी लेंथ फिक्स होती है, इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है। तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं, ट्राइंगल बनाइए, तो वो लाइन सेगमेंट मिलाकर बनती है। तो तीसरी चीज़ आ जाती है रे। इसकी एक साइड पर एरो है और एक साइड फिक्स है, सो इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है रे का। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। किस तरह? एंड पॉइंट्स की तादाद के मुताबिक भी और फिगर जो भी हम बना रहे हैं उसके मुताबिक भी। फॉर एग्जांपल इन तीनों में अगर हम लाइन का बनाना चाहें तो लाइन का एमसीक्यू 2 शक्लों में बन सकता है। अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स, ऑप्शंस हो सकती हैं नो, 1, 2, 3। ऑब्वियसली नो इसकी करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है अ डैश हैज़ नो एंड पॉइंट, ऑप्शंस लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट या नन ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर लाइन। अब कोई भी शक्ल में आ जाए, बस कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। तो ये दूसरी अनडिफाइंड टर्म थी। तीसरी अनडिफाइंड टर्म जिस पर हम अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस करना स्टार्ट ही किया था, वो है प्लेन। तो प्लेन क्या है? प्लेन बेसिकली वो सरफेस है जिस पर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ करते हैं। तो प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन इसकी भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? एनी सरफेस विच हैज़ इन्फिनिट लेंथ और विड्थ, कितनी भी हो सकती है, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हम हमारी ज्योमेट्री के मुताबिक हो सकती है। इस रूम की ज्योमेट्री के मुताबिक इस दीवार की लेंथ, विड्थ हमने फिक्स की हुई है, अदरवाइज इन्फिनिट कर सकते थे हम जहाँ तक ज़रूरत है। इस वाइट बोर्ड हमने अपने दीवार, इस रूम की कैपेसिटी के मुताबिक इतनी फिक्स कर दी, अदरवाइज ये सरफेस भी हम इन्फिनिट लेंथ विड्थ तक लेके जा सकते थे। आप लोगों की कॉपी सरफेस है जिसके ऊपर आप सारी ज्योमेट्री बना रहे हैं, सारी ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो भी तो एक प्लेन की एग्जांपल है। तो प्लेन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट का नाम है। अब ये कॉन्सेप्ट का हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? एक्चुअली ज्योमेट्रिक डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम, आप लोगों ने ये टर्म तो सुनी होगी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी हो सकती है, और 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 1 डायमेंशनल भी हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें प्लेन का डिस्कस करना पड़ा। हमारे लेवल तक हम जो 9th-10th में पढ़ते हैं वो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्पेस ज्योमेट्री, ये आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। किसी हद तक आपको कॉन्सेप्ट की हद तक चूँकि पता होना चाहिए, तो इसलिए सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। ये सारा कुछ मैं वंस अगेन बता रहा हूँ कि आप क्या, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम ये चैप्टर को अचानक वहाँ से स्टार्ट कर दें जहाँ से ये चैप्टर गिवन है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता हो। अब इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, वरीड नहीं होना आपने। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगली जो ज्योमेट्री, हम काम की बातें डिस्कस करेंगे, तो उसके उस वक्त आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहे हो, फलां क्या चीज़ होती है, वो क्या होता है, हम ये क्यों कर रहे हैं। मैं ये तमाम क्यों किस्म के क्वेश्चन शुरू में आपको पहले बता रहा हूँ। इनका याद करने से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड काम नहीं है। ये जूनियर क्लासेस में कॉन्सेप्ट कुछ पढ़े कुछ ना पढ़े, तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम चैप्टर 10 जब हम स्टार्ट करें तो स्मूथली और प्रॉपरली कर सकें। अब ये 1 डायमेंशन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक लाइन की एग्जांपल दे सकता हूँ। चलिए, लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्ट्रेच्ड वायर की एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक स्ट्रेच्ड वायर रखी हुई है, तो स्ट्रेच्ड वायर के ऊपर अगर आपने एक चिमटी को छोड़ दिया है, देन इट कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एक डायमेंशन में मूव कर सकती है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट डायरेक्शन,
डायरेक्शन वर्ड नहीं मैं यूज़ कर रहा, मैं डायमेंशन। उसके पास मूव करने की डायमेंशन फॉरवर्ड बैकवर्ड एक डायमेंशन है। ना वो चींटी राइट लेफ्ट जा सकती है, ना वो अप डाउन जा सकती है, उसके पास डायमेंशन ही एक है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक दीवार, ये वॉल और फ्लोर जहाँ पर मिल रही है, एक लाइन सी बन रही होती है, उस लाइन पर अगर एक चींटी जा रही है देन इट कुड मूव इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का ताल्लुक लेंथ से होता है, वन डायमेंशन का ताल्लुक लेंथ से होता है, ये लेंथ बनाती है। नो डाउट एनी टाइप ऑफ डायमेंशन बेशुमार पॉइंट से मिलकर बनती है, पॉइंट्स से ही उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉइंट्स ही हैं। टू डायमेंशंस की अगर हम बात करें, चलिए हम रूम की बात करें। अगर हम रूम के एक कॉर्नर पर खड़े हैं, अगर हम रूम के एक कॉर्नर पे खड़े हैं तो उस कॉर्नर पर खड़े होकर अगर हम देखें तो फ्लोर को एक लाइन इस तरफ जाती नजर आ रही है, एक लाइन उस साइड पर जाती नजर आएगी। इन दो लाइनों के दरमियान हमारे पास पूरा फ्लोर है, फर्श है, ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है। तो जो कोई ज्योमेट्री हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, इस प्लेन के ऊपर हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं, इस प्लेन के ऊपर सर्कल भी बन सकता है, इस प्लेन के ऊपर पैरेललोग्राम, तो जितनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम प्लेन पर बना सकते हैं ना। तो ये टू डायमेंशन फिर कैसे है? इन दो लाइंस के दरमियान, चलिए मैं जैसे हम ग्राफ में जानते हैं, एक लाइन को हम एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन को वाई एक्सिस का नाम दे दें, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान पूरा फ्लोर है। इस फ्लोर पर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मूव कर सकता हूं और राइट लेफ्ट भी मूव कर सकता हूं। तो मेरे पास टू डायमेंशंस की अपॉर्चुनिटी है। इस प्लेन पर रहते हुए नो वन कैन मूव अप और डाउन। इस प्लेन पर रहते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड एक डायमेंशन, राइट लेफ्ट दूसरी डायमेंशन, इस वजह से इसको टू डायमेंशनल कहा जाता है। वैसे भी ये टू लाइन से मिलकर एक तरह से बनती है, सरफेसेस बनती हैं। तो टू डायमेंशंस 2D का ताल्लुक होता है प्लेन्स के साथ। इस वजह से हमें ये प्लेन को कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। हम जितनी ज्योमेट्री पढ़ रही हैं वो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रही हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रही हैं। आपने जितनी जूनियर क्लासेस तक ज्योमेट्री पढ़ी वो सब टू डायमेंशनल है, और इवन इस लेवल पर भी आपने वही पढ़ना है। ये हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन कम से कम एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर हम अपने रूम पर गौर करें, आप लोग अपने अपने रूम्स में देखें, आपको फ्लोर पर एक कॉर्नर नज़र आ रहा होगा जिससे एक लाइन फ्लोर के इधर आ रही है, एक लाइन फ्लोर के उधर जा रही है, और एक लाइन वॉल के साथ अपवर्ड जा रही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीन एक्सिस में ये इस रूम का पूरा स्पेस बन रहा है। स्पेस, तो थ्री डायमेंशनल मेक्स स्पेस। अब इस रूम के स्पेस के अंदर एनीवन कैन मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड वन डायमेंशन, राइट लेफ्ट सेकंड, एंड अप डाउन, क्योंकि अप डाउन की अपॉर्चुनिटी भी इसमें है। तो इस तरह से थ्री डायमेंशन फिगर से स्पेस बनती है। और वन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये लेंथ है। टू डायमेंशनल में एरियाज की इन्वॉल्वमेंट होगी, और थ्री डायमेंशनल फिगर्स में वॉल्यूम फोकस होता है। थ्री डायमेंशनल फिगर्स में, मैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स में अगर आप नोट करें तो अगर हम टू डायमेंशनल फिगर्स में क्यूब की बात करते हैं तो ये क्यूबॉइड होता है, इसमें जिसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। तो इस टाइप की फिगर्स थ्री डायमेंशनल फिगर्स में आती हैं। तो ये हो गया बेसिक थ्री टर्म्स जो ज्योमेट्री में अनडिफाइंड होती हैं। अब कुछ पुराने कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन्होंने बार बार जिक्र आना है, वो डिस्कस करने लगा हूं मैं। अगर हम इन लाइंस की बात करें तो लाइन सेगमेंट को मिलाकर बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनती हैं। उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स में पर्टिकुलरली हम अपने चैप्टर की तरफ फोकस करें तो ट्रायंगल का जिक्र आता है। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल
हाँ जी, अपने अपने जहन में रिकॉल करें क्या चीज़ होती थी। ट्राइंगल, नाम से जाहिर है, ट्राई का मतलब 3, एंगल जिसके 3 एंगल्स हैं, तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स पर मुश्तमिल एक क्लोज्ड फिगर को ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। सो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर which has 3 sides and 3 angles. So a triangle has 6 basic elements. 3 sides and 3 angles. अब sides line segments होते हैं, और अगर हम एंगल्स की बात करें, एंगल ये क्या होता था? द यूनियन ऑफ 2 रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, उसको हम एंगल का नाम देते थे। तो ये चले, इसमें रेज नहीं है, लाइन सेगमेंट्स एटलीस्ट हैं, तो उनके बिटवीन बनने वाला एंगल होगा। एंगल की टाइप्स आप लोगों को ज़रूर रिकॉल होनी चाहिए, उनका जिक्र आना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते थे एक्यूट एंगल। ये सारी चीज़ें कोशिश करें बेटा अपने माइंड में रिकॉल करते जाएं, नहीं याद आ रही तो अपने जहन में रखें, इन चीज़ों का बार बार आगे जिक्र आना है, विद दिस अजम्पशन कि आपको ये पहले से आती हैं। ये बेटे मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, अभी हम 10 चैप्टर स्टार्ट तक नहीं किया, अभी हमने 10 चैप्टर का पहला टॉपिक नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ पिछले टॉपिक्स रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट कि जब हम 10 चैप्टर स्टार्ट करें तो आप लोग उन्हें स्मूथली कर सकें। तो एक्यूट एंगल, द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा एंगल। उसके बाद आ जाता है राइट एंगल, the angle whose measurement is equal to 90 degree measurement. और ये इसका पर्टिकुलर सिंबल होता है। एंगल को शो करने के लिए आर्क से शो करते हैं हम इस तरह से कि ये इस एंगल का एक सिंबल है, लेकिन राइट एंगल को इस सिंबल से शो किया जाता है, इसकी भी मेजरमेंट का जिक्र हो रहा है। उसके बाद थर्ड आ जाता था ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरह का होता था, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो क्या खास फीचर इसका? हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब 90 से ग्रेटर जरूर है, लेकिन साथ ही साथ बट दिस इज लेस देन 180 डिग्रीज। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन जो एंगल था वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, ये 2 रेज यानी 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इट्स मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्वल इसकी मेजरमेंट होती है। और फिर उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल, और ये कौन सा था? 180 से भी बड़ा है। द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से भी बड़ा, एंड साथ ही साथ सेकंड कंडीशन क्या है?
लेस देन 360 डिग्री, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया जाता है, राइट। तो ये चूंकि आगे मैं ट्राइंगल की टाइप्स डिस्कस करने वाला था, इस वजह से मैं पहले एंगल्स को डिस्कस किया है, अदरवाइज उसके अंदर ये हमें साथ वो एक कॉन्सेप्ट को मिक्स करके वो समझना पड़ना था। तो इस वजह से एंगल की टाइप्स को मैं वंस अगेन बता रहा हूँ, मैंने हरगिज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आपके सामने डिस्कस किया, ये सब आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ, राइट। अब यहीं से हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी दो हवाले से थी। एक तो थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, WRT फॉर विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी थी विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले चले हम एंगल्स पर ही डिस्कस करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, तो पहली ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। जी, क्या बात नोट की आप लोगों ने, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, ट्राइंगल का नाम रखा ABC, तीनों एंगल्स एक्यूट है। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से लेस है। तो क्या खास बात, ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं, तीनों ही एंगल्स एक्यूट है। तो अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट और लेस देन 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकंड आ जाती है एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। फिगर ट्राइंगल ABC और ये वाला एंगल इसमें राइट एंगल है। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। वन एंगल इज राइट यानी इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए एक एंगल राइट हो गया, तो रिमेनिंग 2 एक्यूट है ना। रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट। उसके बाद तीसरी आ जाती है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसकी भी फिगर से हम अंडरस्टैंड करते हैं। ट्राइंगल ABC, एक एंगल आप देख सकते हैं एक्यूट ऑब्ट्यूज है, जबकि रिमेनिंग 2 तो इसमें भी एक्यूट है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, रिमेनिंग अंडरस्टूड है एक्यूट है, तो वन एंगल इज ऑब्ट्यूज यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन साथ ही साथ 180 डिग्री से लेस भी है। और रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज है इसमें, रिमेनिंग 2 एंगल्स एक्यूट है। तो ऐसी ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब मैं एक तरह से इसका रिव्यू लेता हूं इन तीनों टाइप्स का एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी थी? जिसके तीनों ही एंगल्स एक्यूट है।
राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी थी? जिसका वन एंगल राइट है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी थी? जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज है। तो तीनों को अगर हम एक तरह से इकट्ठा रिकॉल करें तो नोट करें, तीनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट हैं ही हैं। इसके भी दो एंगल्स एक्यूट हैं, इसके भी दो एंगल्स एक्यूट हैं, इसके भी दो एंगल्स एक्यूट हैं। हाँ, अगर तीसरा एंगल भी एक्यूट हो जाए तो वह एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर थर्ड एंगल राइट हो जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल। अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यानी ये बात हमने इससे इंपॉर्टेंट प्रीवियस नॉलेज से रिकॉल की। टाइप्स डेफिनेटली आपको याद थी बेटे, मैंने टाइप्स पर उतना फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे पता ये टाइप्स आपको ऑलरेडी आती हैं। फोकस क्या कर रहा हूँ, ये याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट होते ही होते हैं। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट है तो वह एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर थर्ड एंगल राइट है तो राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। राइट, ये ज़्यादा इसमें काम की बात जिसने आगे भी डिस्कस होना है। उसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइंगल की साइड की टाइप्स। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल का वर्ड इक्वल से है। ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ए बी सी। अब ये जो सिंबल शो करने लगा ना, इसने बार बार आना है, इसलिए जरा गौर से इसको सुने। इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो ज्योमेट्री में कोई मैयर करके हमें इक्वल नहीं बनाना आता। जो हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं कर रहे। हाँ, एक जैसा लगना चाहिए, एटलीस्ट इतना करें। मैयर करके कर देंगे तो बहुत अच्छी बात, तो लेकिन कम से कम एक जितना लगना चाहिए। तो जो तीनों साइड्स हैं इक्वल शो करना चाह रही है ना, तो ये सिंबल होता है, ये कट का सिंबल। ये तीनों इक्वल है, ये इसको शो कर रहे हैं। हाँ, एक ही फिगर में हम एक से ज़्यादा फिगर साइन शो करना चाहें तो डबल कट, ट्रिपल कट भी शो कर सकते हैं। ये जो कट्स का सिंबल है ये शो करता है कि इक्वल है। उसके बाद सेकंड आ जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स लेंथ में इक्वल हैं जबकि थर्ड साइड अनइक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं ये लिखना भूल गया था, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसमें क्या है, टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। बेटे, मैं इनकी फुल लेंथ डेफिनेशंस नहीं आप लोगों को लिखवा रहा, ना उसकी ज़रूरत है। मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। अगर हम इसको फुल करना चाहें तो पूरा क्या होगा, और ट्राइंगल, जाहिर बात है आप वहां से उसका जो बेसिक वो जो चीज़ है वो तो बताएंगे ना। अ ट्राइंगल whose two sides are equal in length whereas third side is unequal। ये पूरी डेफिनेशन होगी along with the figure। उसके बाद थर्ड है स्केलीन ट्राइंगल। अब स्केलीन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड लेंथ में आपस में इक्वल नहीं है। नो साइड इज इक्वल इन लेंथ। थोड़ी सी फर्दर डेप्थ में हम जाते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमें काम आएगी ये बात। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, तो अब एक अंडरस्टूड बात आपको याद रखनी होगी कि उसके फिर तीनों एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे।
तीनों एंगल्स इक्वल है और वो होते भी 60 60 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री ईच एंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। और स्केलिन ट्राइंगल में अगर कोई साइड आपस में इक्वल नहीं है तो उसका कोई एंगल भी इक्वल भी नहीं होगा आपस में एक दूसरे के। तो ये ट्राइंगल की टाइप्स थी, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। इन समरी, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स कोशिश करें अपने माइंड में रिकॉल करते जाए। विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स क्या थी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट। सेकेंड, राइट एंगल ट्राइंगल, टू एंगल्स आर एक्यूट, वेयर एज थर्ड एंगल से तो वो ट्राइंगल की टाइप बनती है, तो वन एंगल इज राइट, रिमेनिंग टू अंडरस्टूड एक्यूट थे। तीसरी टाइप, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट। तो हमने स्पेशल पॉइंट क्या नोट किया था कि किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट होते ही होते हैं। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट हो जाए तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर थर्ड एंगल राइट हो जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ट्राइंगल की टाइप्स थी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स लेंथ में इक्वल हैं जबकि थर्ड अनइक्वल है। तीसरी टाइप, स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड लेंथ में आपस में इक्वल नहीं है, उसको स्केलिन ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। कुछ सिंबल्स भी आपको रिकॉल करवाना जरूरी है। लाइक अगर ये कोई एक एंगल बना हुआ है तो आर्क से हम रिप्रेजेंट करते हैं और शो करते हैं इस सिंबल से एंगल ए। अब किसी जगह पर हम यूं भी करते हैं एम एंगल ए। अब ये दो सिंबल्स में बहुत मामूली कॉन्सेप्ट का फर्क है, चीज उसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल ए जस्ट एक एंगल को शो कर रहे हैं, और अगर हम उसके साथ स्मॉल एम लिख देते हैं तो हम उसकी मेजरमेंट बता रहे हैं कितने डिग्री का है। 30 डिग्री का है, 34 डिग्री का है, 42 डिग्री का है, 68 डिग्री का है, व्हाटएवर, वो उसकी मेजरमेंट को शो कर रहे हैं। जबकि ये उसके एंगल की यूं समझ लें, नाम समझ लें, उस एंगल का नाम है। इसी तरह हम एक लाइन, रे, लाइन सेगमेंट के सिंबल क्या शो करते हैं। सपोज ये है लाइन सेगमेंट ए बी, फिक्स पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, फिक्स नाम रख सकते हैं हम। तो ए बी उसका ये सिंबल होगा, ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल शो करते हैं, ये उसका लाइन सेगमेंट का सिंबल हो गया। और इसकी लेंथ है लाइक अगर 3 सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर। तो ये ए लाइन सेगमेंट उसका नाम हो गया और ये उसकी मेजरमेंट को शो कर रहा है। उसके बाद आ जाता है लाइन। अब लाइन का तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता, एंड पॉइंट्स के नाम रखे जाते हैं, यूजुअली ऐसा ही होता है, हम एंड पॉइंट्स के नाम रखते हैं, पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड हैं, हम रखते हैं। लेकिन जिसका एंड पॉइंट ही कोई नहीं है तो फिर क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं एनीवेयर, उसके एंड के करीब कोई भी पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं। एक कट का सिंबल देते हैं, इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा। ये सिर्फ नाम देने के लिए कट शो कर रहे हैं, ये कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, वो पॉइंट से आगे तक चल रहा है, तो कोई किसी पॉइंट को हमने मेंशन करना था इसमें। तो ये होगा ए बी और ये लाइन का सिंबल उसके ऊपर शो करते हैं। लेकिन इसके साथ मेजरमेंट कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि लाइन की मेजरमेंट नहीं होती। लाइन तो बोथ साइड्स पर एक्सटेंडेबल है, फिक्स लेंथ ही नहीं है, तो मेजरमेंट कहां से आ गई। जबकि लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ है तो हम उसकी मेजरमेंट शो करते हैं। इसके अलावा आ जाता है रे की। अगर हम बात करें, ये है ए, ये तो फिक्स पॉइंट है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। अब जहां पर एंड पॉइंट नहीं है वही लाइन वाली टेक्निक यूज करेंगे।
वहाँ पर कट का सिंबल उसके एंड के करीब करीब, जहाँ पर भी एंड वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, नियरेस्ट कोई भी पॉइंट मेंशन करके बी, तो ये रे ए बी है। अब इंटरेस्टिंग बात, रे की तो डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि अगर ये यूं होता तो याद रखिएगा ये रे होगी बी ए, हमेशा टेल टू हेड डायरेक्शन शो की जाती है। दिस इज सपोज टू बी टेल एंड दिस इज हेड, तो टेल टू हेड उसकी डायरेक्शन शो की जाती है। तो ये पुराने सिंबल्स हैं, कोई नई बात आपको नहीं बता रहा, कुछ इसमें नया नहीं है। मोर ओवर अभी सिंबल्स बता रहा था ना आपको कि सपोज अगर एक ट्राइंगल है, इसकी दो साइडें अगर आपस में इक्वल शो करनी है तो हम कट का सिंबल शो करते हैं। लेकिन अगर मैं दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करना चाहूं, दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, मैं बताना चाह रहा हूं इन दोनों ट्राइंगल्स में दो दो साइडें इक्वल है और दो दो एंगल्स इक्वल है। सपोज ये साइड इसके इक्वल है तो इस पर सिंगल कट का साइन शो कर रहा हूं, और हमें पता है ये साइड्स आपस में इक्वल है, इसके बारे में हमें नहीं पता चले। दो की अगर हम बात करें तो फिर डबल कट के इक्वल है, तो सिंगल कट वाले की इक्वल शो, ये शो करने का एक तरीका है। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें याद कराना, बड़ी मामूली बात है, मैं स्टिल बता रहा हूँ, बार बार एक बात बता रहा हूँ कि चैप्टर नहीं स्टार्ट, लेकिन ये सारी बातें अपनी टिप्स पर रखें, क्योंकि जब हम मेन कॉन्सेप्ट पर पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर हम इन कॉन्सेप्ट पर दरमियान में अपना मेन कॉन्सेप्ट को चलाते चलाते रोकेंगे तो कन्फ्यूजन आएगी। ठीक है, तो इसी तरह एंगल्स भी हम शो कर सकते हैं कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो सिंगल आर्क शो की, और ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है तो डबल आर्क से शो कर दिया। इसी तरह ट्रिपल कट, ट्रिपल आर्क भी हम शो कर सकते हैं। तो यूँ समझ लें ये इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। जब हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं, आपको ये ज्योमेट्री के स्टार्ट में बता रहा हूँ, पीछे हमने चैप्टर 4 तक पढ़ा, चैप्टर 4 तक जो कुछ जितना कुछ पढ़ा वो सब के बारे में मैंने आपसे कहा था ना, ज्योमेट्री था, अलजेब्रा था, कि जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन आप लिखेंगे, आप उसके साथ एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। चैप्टर 1 से बार बार ये बात बताई, एग्जाम्पल के बगैर यूँ समझ लें डेफिनेशन को भी इनकम्प्लीट समझा जाता है। तो वही बात यहाँ ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री में एग्जाम्पल नहीं, फिगर आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको बेटे कभी पेपर में एग्जामिनर का नहीं वेट करना कि ऑल्सो डेमोस्ट्रेट या डिस्क्राइब बाय फिगर, ऐसा कुछ वेट नहीं करना। ये अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट है कि ज्योमेट्री की कोई डेफिनेशन आप लिखें उसके साथ उसकी रेलेवेंट फिगर ज़रूर बनानी है। इसलिए सारे सिंबल्स मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि अगर आपको, चलें सपोज पेपर में डिफाइन आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाता है, तो आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे ना, अब वो दो साइडें कैसे इक्वल हैं आप कुछ तो शो करेंगे ना, तो वो कट्स के सिंबल्स के साथ आप डिस्क्राइब भी कर रही है साथ साथ। तो इस वजह से ये डेफिनेशंस के साथ साथ फिगर्स को बनाना मस्ट है। ये बात मैं बल्कि अगले आने वाले लेक्चर्स में भी बार बार याद दिलाता रहूँगा, ताकि कभी भी आप लोग ज्योमेट्री में कोई डेफिनेशन लिखें तो उसके साथ फिगर अंडरस्टूड होनी चाहिए, राइट। यहाँ तक जो पुराने कॉन्सेप्ट थे, जो ज़रूरी तरीन, जिन्होंने बार बार आने, वो मैंने सारे रिवाइज करवाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस काबिल हो गए कि हम 10th चैप्टर को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर तक इस वजह से मैंने आपको ये सारा कुछ बताया। खैर, ये वाली बातें ये ना समझे कि मैंने रिपीट नहीं करनी, जहाँ पर वो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट आया तो मैं आपको इस लेक्चर का रेफरेंस देते हुए ये रिवाइज भी करवाऊँगा, राइट। तो बाकी आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट लिखने भी हैं, रिवाइज करने हैं, सो दैट कि हम नेक्स्ट जब प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करें तो अपडेटेड हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।